हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M बाय ए पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम 3 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 हम कर चुके हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। वो हमने कंप्लीट लास्ट वीडियो में ही किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आपको लास्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको पिछले सारे वीडियोज़ का लिंक डाल दूंगा। तो अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 और वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं स्टूडेंट्स, ये आपको थोड़ा सा बेसिक बातें 9th क्लास में पता लग जाती हैं जब आपको फैक्टराइजेशन करना होता है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करते हैं। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए जो आपको मेथड आपको 9th में आता है, दैट इज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, यानी कि जो बीच वाली टर्म होती है उसके स्प्लिट करते हैं, 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी वहीं से शुरू करेंगे हम इसको। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो कोई भी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c, इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन होती है उसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे ax² + bx + c है। सपोज जैसे कोई भी एग्जांपल लेते हैं तो 2x² + 3x + 4, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट ये फिलहाल अभी इक्वेशन नहीं है, दिस इज पॉलिनोमियल। अगर आप यहाँ पे इसको अकेला लिख रहे हैं देन इट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, एंड इफ इट इज इक्वल टू 0 देन इट इज इक्वेशन। सो अगर आप इक्वेशन कह रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आप कह सकते हैं कि डिफरेंस भी होता है पॉलिनोमियल में और इक्वेशन के अंदर। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होती है? any algebraic expression of the form ax² + bx + c is equal to 0 is called क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि सिंपली क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको जो फर्स्ट जो यानी कि जो मैक्सिमम पावर है, हाईएस्ट पावर जो x की है पूरी एक्सप्रेशन के अंदर, दैट शुड बी ओनली 2। मैक्सिमम पावर शुड बी 2 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि आपके पास फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए पावर आपकी 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, पावर 0 हो सकती है, इसके अलावा डिवाइड में नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर √x अगर आ जाए आपके क्वेश्चन में तो आपकी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोली जाएगी। तो अब हम बात करते हैं, ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, सपोज जैसे इस पार्ट को मैं अगर हटा देता हूं 2x² + 4, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बोली जाएगी, क्योंकि ax² + bx + c, यानी कि मुझे एक चीज चेक करनी है, आपको कोई चीज चेक करनी है, क्या है वो कि हाईएस्ट जो पावर है x की दैट शुड बी ओनली 2। हाईएस्ट पावर शुड बी 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैंने बीच वाले टर्म को हटा भी दिया है तो भी इसकी हाईएस्ट पावर 2 ही है, तो ये क्वाड्रेटिक बोली जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं। हमें आपको जैसे एनसीईआरटी की हम बात करते हैं, एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 4.1, उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक का, उसमें क्या करना है कि आपको बताना है कि इनको सिंप्लीफाई करके वी चेक वेदर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिंपली उसको सिंप्लीफाई करना है, जो कहा गया है वैसा ही करते जाना है। एंड द रिजल्ट शुड बी ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0। उस फॉर्म में अगर आपका रिजल्ट आ जाता है देन वी कैन से इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अदरवाइज अगर हाईएस्ट पावर 2 से ग्रेटर चली जाती है या 2 से लेस रह जाती है देन वी कैन से एंड इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए जरा सोल्व करते हैं। तो x² + 1 + 2x आ जाएगा = 2x - 6 हो जाएगा। तो 2x से 2x कैंसिल आउट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो x² माइनस ये -6 से उधर आके +6 हो जाएगा, तो +7 बन जाएगा = 0। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये टर्म जो आई है आपके पास एक्सप्रेशन, वो है x² + 7 = 0, यानी कि x² जो है दैट इज हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, देख सकते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है x + 2³ a³ + b³ दैट इज 8 + 3a² b करेंगे। तो 3a² b करेंगे तो 3 × x × 3ab² करेंगे पहले, तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। 3 × x × b² दैट इज 4 + 3a² × b, कोई दिक्कत नहीं है। 3a² b + 3ab² एक चीज होनी है, कोई भी कर सकते हैं। सो इट इज इक्वल टू 2x³ - 2x। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इसको मल्टीप्लाई किया है। सो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आता है x³ + 8 + 12x + 6x² = 2x³ - 6x।
तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई और आगे करते हैं फर्दर तो इसको आप उधर लेके जाते हैं, लाइक टर्म्स को एक साइड करते हैं, नॉर्मली वही कर रहा हूँ मैं। तो इसको राइट साइड में लेके जा रहा हूँ, तो ये 2x³ था और ये x³ पॉजिटिव था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो इट विल बी x³। अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म x² की चाहिए क्योंकि हम डिक्रीजिंग पावर में लिखते हैं हमेशा। सो 6x² उधर जाएगा तो -6x², और ये प्लस 12x है, उधर जाएगा -12x हो जाएगा, माइनस टोटल 14x हो जाएगा। सो +8 है, उधर जाके -8 हो जाएगा, देन इट इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कि ये जो इक्वेशन आपके सामने आई है, दिस इज ऑफ द फॉर्म x³ माइनस समथिंग, दैट इज हाइएस्ट पावर इज 3। सो हाइएस्ट पावर इज 3, देन इट इज नॉट क्वाड्रेटिक, इट इज क्यूबिक। सो आपको सिर्फ ये पूछा है क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, यस और नो में जवाब देना है। तो हम ये नहीं कहेंगे क्यूबिक है, हम कहेंगे बट इट इज नॉट क्वाड्रेटिक। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास क्वेश्चन गिवन है, थ्योरेटिकल पार्ट है और आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। The area of rectangular plot is 528 square meter. The length of the plot is 1 more than twice its breadth. Then we need to find the length and breadth of the plot. तो आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करके छोड़ देना, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, बस सोल्व नहीं करना उसको, सिर्फ एक्सप्रेशन बनाना वैसा। तो हम शुरू करते हैं। मैं पहले बता चुका इससे पहले एक वीडियो में कि जब भी कोई चीज़ आपको वैल्यूज़ गिवन है इस थर्ड और फोर्थ चैप्टर में, तो जिस पे कोई वैल्यू डिपेंड कर रही है दैट शुड बी टेकन एज x, ठीक है, उसको आप x से ही रिप्रेजेंट स्टार्टिंग से कर दीजिए। सो अब हम कहते हैं देन ये आपको गिवन है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। सो लेंथ डिपेंड कर रही है ब्रेड्थ के ऊपर। सो सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में करता हूँ, लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू x मीटर। x मीटर आपने ब्रेड्थ ले लिया, सो लेंथ विल बी, लेंथ क्या होगी देखिए जरा, लेंथ बोला इसमें 1 more than twice its breadth, यानी कि ब्रेड्थ का ट्वाइस कीजिए और उससे 1 मोर कर दीजिए, तो देन इट इज लेंथ, ये लेंथ हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज एरिया गिवन है आपको 528, सो लेंथ इज x एंड ब्रेड्थ इज 2x + 1, सो इट इज 528। सो इसको आप बोल सकते हैं 2x² + x इज इक्वल टू 528, एंड दिस इज इक्वल टू 2x² + x - 528 इक्वल टू 0। सो ये है आपकी क्वाड्रेटिक में इसका एक्सप्रेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेकंड पार्ट इसी का, सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। आपको इंटीजर फाइंड करने हैं, उसके लिए एक्सप्रेशन आपको बनाना है। तो आपको गिवन है प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए स्टूडेंट्स, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। लगातार का मतलब जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, वैसे ही। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं और वो भी कॉन्जिक्यूटिव। सो हम क्या करते हैं, लेट जो आपके पास दो इंटीजर लेने हैं, लेट फर्स्ट इंटीजर इज x, देन सेकेंड इंटीजर विल बी x + 1। क्योंकि जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर की बात की जा रही है यहाँ पे, तो जो इंटीजर्स होते हैं कॉन्जिक्यूटिव, उनमें a1 का गैप होता है, सिंपली कॉन्जिक्यूटिव लगातार वाले, समझ गए होंगे। सो एक x है तो दूसरा x + 1 होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। सो फर्स्ट इंटीजर इंटू सेकेंड इंटीजर, दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं, दोनों की प्रोडक्ट दे रखी है आपको 306। सो इट इज x² + x इज इक्वल टू 306, एंड इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो x² + x - 306 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये है आपकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इसका। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years from now will be 360। we would have to find रोहन्स प्रेजेंट एज। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो चीज़ फाइंड करनी है वही आपको मैंने बता रखा है कि आपको XY लेने होते हैं। सो आपको फाइंड करनी है रोहन्स एज। सो हम सिंपली रोहन से शुरू करते हैं, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x years। x years उसकी आज की जो एज है वो है। देन रोहन्स मदर इज 26 year older than him, यानी कि उसकी रोहन की जो मदर है वो उसके 26 years मोर है, मतलब उससे एज का गैप है 26 years का। सो रोहन्स मदर्स एज विल बी x + 26 years,
ठीक है, दोनों की एजेस हमने फाइंड आउट कर ली है। एक रोहन की एज x है और रोहन की मदर की एज उससे 26 ईयर्स ज़्यादा है। फिर कह रहा है क्या, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि आज से 3 साल बाद। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन थर्ड चैप्टर में भी आ चुके हैं वैसे तो हम करते हैं शुरू। सबसे पहले बात करते हैं रोहन की 3 ईयर्स के बाद एज क्या होगी, दैट इज विल बी x+3। एंड रोहन की मदर की जो एज है वो आज इतनी है, 3 ईयर्स के बाद हो जाएगी +3, यानी कि इसमें भी +3 दोनों में कर देंगे तभी नेक्स्ट 3 ईयर्स बाद वाली एज आएगी। तो आपको ये बोला गया है क्या, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, यानी कि जो 3 ईयर्स के बाद जो रोहन की एज है और जो उसकी मदर की एज है, दोनों की जो प्रोडक्ट आएगी 3 ईयर्स के बाद वाली एज का, दैट इज 360। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा x+3 एंड x+29। देख सकते हैं 26+3 है तो 29 हो जाएगा। सो इज इक्वल टू 360 एंड इट विल बी x² प्लस ये हो जाएगा 87 प्लस 3x प्लस 29x, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 360। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और आगे तो ये आ जाएगा x² प्लस 32x प्लस इसको ऐड करते हैं, ये इधर आएगा तो 87 माइनस 360 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। सो दिस इज x² प्लस 32x और माइनस इसको आप माइनस करते हैं तो ये 3 आ जाएगा और ये बन जाएगा 7 और 273। सो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ चुका है क्वाड्रेटिक। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, वो है ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. So clear है, लास्ट लाइन आपको पता लग रही है साफ साफ की बोला है we need to find the speed of the train. So हमें यहीं से शुरू करना है। So let speed of train is equal to x किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड है। अब आपको बोला है क्या, the train travel a distance of 480 किलोमीटर। So speed, uniform speed of train is x kilometer per hour and the distance is 480 kilometer. And अब ये बोला है if the speed had been 8 kilometer per hour less then it would have taken 3 hours more. So पहले हम नॉर्मल टाइम निकाल लेते हैं। तो शेड्यूल्ड टाइम जो है, आप शेड्यूल्ड टाइम बोल सकते हैं। शेड्यूल्ड मीन्स नॉर्मल टाइम जो होता है, नॉर्मली जो चल रही थी, तो उसके हिसाब से टाइम का आपका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो 480 अपॉन x और दैट इज आवर्स। तो शेड्यूल टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज नॉर्मल जो टाइम था वो ये था 480 अपॉन x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अब अगर उसकी स्पीड को आप कह रहे हैं कि 8 किलोमीटर पर आवर को कम कर देंगे तो उससे क्या होगा, 3 आवर ज़्यादा लगेगा। सो अब हम अगर मान लीजिए अब हमें टाइम ज़्यादा लग रहा है तो हमें पता है जो डिफरेंस होता है कैसे निकलता है, जो ग्रेटर वैल्यू हो उसमें से छोटे वाली वैल्यू को माइनस करते हैं तभी आपका डिफरेंस आता है। तो कितने का डिफरेंस है, 3 आवर्स का डिफरेंस है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस सेम रहेगा, हम स्पीड कम ज़्यादा करते हैं, डिस्टेंस एक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्टेंस 480 ही रहेगा अपॉन स्पीड अब हो जाएगी x-8। समझ गए होंगे, जो मैंने ये अब न्यू टाइम फाइंड आउट किया है जब हमने स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया है। सो न्यू टाइम इज दिस माइनस देन शेड्यूल टाइम वाज 480 अपॉन x। ये न्यू टाइम जो कि ज़्यादा लग रहा था, ये पहले वाला टाइम नॉर्मल जो लग रहा था, तो हमें कहा है कि नया जो टाइम अब हमें माइनस करने से, स्पीड को कम करने से 8 किलोमीटर पर आवर जो टाइम है वो 3 आवर ज़्यादा लग रहा है। तो ये जो 3 आवर ज़्यादा है दैट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 आवर्स है, 3 आवर्स का डिफरेंस है। सो आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई आपको मैं करके दिखा देता हूँ। वैसे 480 कॉमन निकाल लीजिएगा, ईजी होगा आपके लिए भी। -1 अपॉन x इज इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाइज 480 और ये हो जाएगा x इंटू x-8, सो इट विल बी x प्लस 8 एंड दिस इज इक्वल टू 3। क्लियर है। सो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, आप इसको चाहें तो 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 160 पे कैंसिल हो जाएगा ये वाला पार्ट राइट साइड। सो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं 180 इंटू 8, सो 180 इंटू 8 6 जा 48, 4 और 8 और 8 और 4 12 इज इक्वल टू, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x² माइनस 8x। सो द क्वेश्चन विल बी x² माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0।
तो ये है आपके पास वो वैल्यू जिससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी थी। स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपकी 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। सिंपल से क्वेश्चंस थे, सिर्फ रिप्रेजेंट करना था, इनको सोल्व नहीं करना था, तो ये आपके लिए इजी है। नॉर्मली थोड़ा टाइम लगेगा, जल्दी हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं इसमें, आज के लिए 4.2 को भी ऐड कर लेते हैं इसमें। सो 4.2 एक्सरसाइज का बेस बता देता हूँ क्या है। द सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, फैक्टराइजेशन आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में भी, जैसे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म पढ़ा होगा किसी बच्चे ने, किसी ने फैक्टराइजेशन का भी पता ही होगा मोस्टली बच्चों को। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ द मिडल टर्म, एक ही बात है, फैक्टर बनाना होता है। तो आपको एक बात बस सिंपली याद रखनी है, ax² प्लस bx प्लस c, ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन इट इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने है। तो आपको पहले तो ये क्या करना होता है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ फैक्टराइजेशन क्या होता है। फैक्टराइजेशन, सो फैक्टराइजेशन क्या होता है, आपको सिंपली जो यहाँ पे b है उसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने हैं किसके? b के। और उनका क्या होना चाहिए, जो प्रोडक्ट आएगी उन फैक्टर्स की, जो प्रोडक्ट आएगी दैट शुड बी इक्वल टू a इंटू सी। ठीक है, b जो वैल्यू है, b की जगह जो भी वैल्यू है उसके आपको फैक्टर बनाने हैं, दो टुकड़े बनाने हैं। और जो उन दोनों की जो प्रोडक्ट आएगी उन फैक्टर्स की, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स जो आएगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर दैट शुड बी इक्वल टू a इंटू सी। यानी कि a और c की जो वैल्यू है उनकी प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसके लिए एक ट्रिक होती है, सिंपली आपको पता होगी तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे प्लस c है यहाँ पर, तो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स जिसको हमें ऐड करना है, यानी कि दोनों का साइन सेम होगा। सो अगर आपके पास पॉजिटिव c है, c पॉजिटिव है, देन वी हैव टू टेक बोथ फैक्टर्स ऑफ सेम साइन, बोथ फैक्टर्स ऑफ सेम साइन, सेम साइन होना चाहिए अगर c पॉजिटिव है। इस तरह से c अगर नेगेटिव है, दैट मीन्स फैक्टर्स हैव डिफरेंट साइन। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपका c क्वाड्रेंट, जो c की वैल्यू है वो पॉजिटिव में है, तो आपको दो फैक्टर्स को सेम साइन में रखना है, यानी कि दोनों को, यानी कि नेगेटिव रखना है, या दोनों को पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी पड़ेगी अगर c पॉजिटिव है तो। और अगर आपके पास ये डिफरेंट है, मतलब माइनस है, एक ही ऑप्शन बचता है, c अगर माइनस में है, तो आपको दो जो फैक्टर बनाने हैं आपको बीच के b के दो फैक्टर समझ गए होंगे, यानी कि उनको प्लस करे या माइनस करे तो b के इक्वल आना चाहिए। दो नंबर ऐसे लेने हैं आपको, कोई भी दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको अगर c पॉजिटिव है तो उन दोनों को प्लस करने से b आना चाहिए। ठीक है, c अगर पॉजिटिव है तो उन दोनों नंबर्स को प्लस करने से b आना चाहिए, और c अगर माइनस है तो उन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करने से b आना चाहिए। वो किस में से कौन सा होगा वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो मेन चीज़ ये है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो क्या है, c पे डिपेंड करता है। c अगर पॉजिटिव है तो दोनों सेम साइन के रहेंगे, और c अगर नेगेटिव है तो दोनों का साइन डिफरेंट होगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, ये है आपके पास सामने क्वेश्चन जो आपको सोल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिए a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस एंड c इज इक्वल टू दिस। सो a b c हमें पता है। अब मैंने आपको कहा था फैक्टर हमें डिसाइड करना है कि दोनों फैक्टर का एडिशन हमें b के इक्वल चाहिए या दोनों का सब्ट्रैक्शन b के इक्वल चाहिए। तो चाहिए तो b के इक्वल है, लेकिन ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, c पे डिपेंड करता है। तो c देखिए कैसा है, पॉजिटिव है, तो c यहाँ पे पॉजिटिव है। आपको नहीं लिखना है, सिर्फ हिंट दे रहा हूँ समझने के लिए। c यहाँ पे पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स आपका जो b है उसके जो फैक्टर है वो दोनों को ऐड करने से आना चाहिए। जो b की वैल्यू जो भी है वो दो नंबर्स को ऐड करने से b के इक्वल आना चाहिए। तो और दूसरी बात क्या कही थी, जो दो फैक्टर आएंगे b के, इसके दो फैक्टर आपको बनाने हैं। ये इस तरह से लिख रहा हूँ, दो फैक्टर बन जाएंगे, इधर लिख रहा हूँ इधर, जिनकी जो प्रोडक्ट करे अगर दोनों नंबर्स की, तो वो इज इक्वल टू a इंटू सी के इक्वल आना चाहिए, यानी कि 2 इंटू 3 के इक्वल। a 2 है, c 3 है, तो 2 3 जा 6 आना चाहिए। ठीक है, तो आपको इस तरह से दो नंबर्स लेने हैं जिनके दो टुकड़े बनाने हैं सिंपली, जिनको ऐड करने से तो b की वैल्यू आए दैट इज -5 आ जाए, एंड जो प्रोडक्ट आएगा वो 6 आ जाए। तो आप समझदार हैं। नेगेटिव में जब हमारी एडिशन चाहिए तो एडिशन करने से नेगेटिव वैल्यू आएगी, यानी कि दोनों नेगेटिव फैक्टर बनेंगे। क्या बनेंगे, दोनों नेगेटिव फैक्टर बनेंगे, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव, मैंने कहा c पॉजिटिव है तो दोनों को ऐड करना है, दोनों का साइन सेम होगा, और जब दो नंबर्स का साइन सेम होता है तो उनको ऐड ही किया जाता है। तो ऐड करने से क्या आना चाहिए, b आना चाहिए, और b कितना, -5। तो दो नंबर्स को ऐड करने से -5 कब आता है, जब दोनों वैल्यू नेगेटिव होंगी। सो मैं लेता हूँ सपोज -3 एंड -2।
आप देख सकते हैं इन दोनों को जब आप ऐड करते हो -3 और -2 को ऐड करोगे तो आएगा -5। बिल्कुल सही है, जो होना चाहिए था। अब इन दोनों की जो प्रोडक्ट करेंगे -3 इंटू -2 तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा प्रोडक्ट में, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो अब हमें पता लग चुका है फैक्टर्स क्या होंगे, -3 एंड -2। सो अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से आगे लिख रहा हूँ, दिस इम्प्लाइज 2x² माइनस, और यहाँ पे लिख देंगे प्लस, यहाँ पे एक बार प्लस लिख दीजिएगा, ये माइनस साइन है, मैं इसको मैनेज यहाँ पे करूँगा, -3 -2। देखिए अब आप जब 10th क्लास में है इतना सब समझते हैं, -3 और -2 क्या बनेगा, -5 बनेगा। सो -5 की जगह मैंने ये लगा दिया, दैट इज साथ में लगा दिया +3 = 0। सो इट इज 2x² -3x -2x, बाहर माइनस था इसलिए, +3 = 0। दिस इम्प्लाइज टू, यहाँ से x कॉमन निकाल लीजिएगा, दोनों में से, इन दोनों में से कॉमन निकालना होता है, जो भी कॉमन निकले। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, कॉमन नहीं निकल सकता। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो x कॉमन निकल सकता है। सो इट इज़ 2x -3। ठीक है, अब इन दोनों में से भी कुछ कॉमन देखिए, निकालने की कोशिश कीजिए, तो आप देखेंगे कुछ नहीं निकल रहा है। तो ना तो 2 और 3 में से कुछ कॉमन हो सकता है, और यहाँ पे x और यहाँ पे x है ही नहीं दूसरे में, तो कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, बट -1 कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, -1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, तो माइनस कॉमन निकालना ही पड़ेगा, और 2x -3 हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर माइनस निकाल दिया और ये पॉजिटिव था, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और दूसरी बात स्टूडेंट्स, आपको पता करने के लिए क्या करना है, जो यहाँ पे फैक्टर है वही फैक्टर यहाँ पे ऑटोमेटिकली बनना ही चाहिए। अगर ऐसा फैक्टर नहीं बन रहा है सेम फैक्टर, तो आप समझ लीजिए आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है कहीं ना कहीं। तो आपको इसको चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई कर सकते हैं। सो 2x -3 और साथ में है x -1 = 0। सो आइदर 2x -3 = 0 और x -1 = 0। सो 2x = 3 and x = 3/2 और x = 1। सो आप देख सकते हैं आंसर आपका आ चुका है। आंसर इज x = 3/2 और x = 1। ये बात आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस होंगे, क्यूबिक के 3 सॉल्यूशंस होते हैं। जितनी पावर होती है उतने ही सॉल्यूशंस होते हैं, ये बात याद रखिएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं ये। ठीक है, अगर आपसे आ जाए ना क्वेश्चन एमसीक्यू में कि हाउ मेनी एट मोस्ट, कितने सॉल्यूशन मैक्सिमम हो सकते हैं, समझ लीजिएगा एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, देन हम सिंपली बोल देंगे, जैसे क्वाड्रेटिक के पूछे हैं तो एट मोस्ट 2 हो सकते हैं मैक्सिमम, और एट मोस्ट क्यूबिक के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो वो 3 सॉल्यूशंस हो सकते हैं, 3 से कम भी हो सकते हैं, 9 सॉल्यूशन भी हो सकता है किसी चीज़ के लिए कई बार, तो वो भी ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सिर्फ सेम वही है, फैक्टराइजेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिएगा फिर से वही बात आती है, a = है आपका 6, b = -1 एंड c = -2। अब आप देख सकते हैं c नेगेटिव है, c नेगेटिव है तो हमें यहीं से हिंट मिल जाएगा कि हमें 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। हमें सब्ट्रैक्ट करने से -1 आना चाहिए। ठीक है, b के इक्वल आना चाहिए, याद है ना, b के इक्वल होना चाहिए, तो सब्ट्रैक्ट करने से -1 आना चाहिए। और दोनों नंबर की प्रोडक्ट जो होगी, जो b है हमारा -1 है, तो उसके 2 फैक्टर बनाने हैं। 2 फैक्टर यहाँ पे लिखूंगा, एक यहाँ पे लिखूंगा, और जो उन दोनों की प्रोडक्ट है वो a और c की प्रोडक्ट के इक्वल आनी चाहिए। a है आपका 6 है, b है, c है आपका -2, तो दोनों की प्रोडक्ट आएगी -12। तो हमें 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिनकी प्रोडक्ट करने से वैल्यू -12 भी आए, और दोनों को जो सब्ट्रैक्ट किया जाए तो -1 भी आ जाए। तो अब हमें शुरू करना है सब्ट्रैक्ट करके, -1 कब कब आ सकता है देख सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव है, तो यानी कि नेगेटिव वाला बड़ा रखना है, ध्यान रखिएगा। ये वैल्यू अगर b नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला बड़ा रखना है, अगर b यहाँ पे पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव नंबर को बड़ा रखते। ठीक है, c तो नेगेटिव है तो इतना तो कंफर्म हो चुका है, c नेगेटिव से हमें पता लग जाता है कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसके बाद हमारा पोर्शन आता है किस में से किसको माइनस किया जाए। ये कैसे पता लगे कि बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करना है, छोटे में से बड़े को माइनस करना है, बड़ा कौन सा लेना है, तो वो डिपेंड करता है b पे। b अगर नेगेटिव है तो बड़ा नंबर नेगेटिव लेना है, और b अगर पॉजिटिव है तो तो जो है b जो है अगर पॉजिटिव है तो बड़ा नंबर पॉजिटिव लेना है, b पे डिपेंड करता है। सो b नेगेटिव है तो बड़ा नंबर माइनस का होना चाहिए। तो फैक्टर बनाते हैं अगर आप इसके, तो आप देखते हैं 2 फैक्टर बनेंगे जिनकी प्रोडक्ट -12 भी आएगी, और बड़ा नंबर माइनस का होना चाहिए, जैसे -4 ले लिया और एक +3 ले लिया। अगर आप -4 में +3 करोगे देन रिजल्ट विल बी -1। देख सकते हैं b के इक्वल भी आ रहा है, और -4 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिजल्ट विल बी -12, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू a × c।
AC के इक्वल भी। दोनों कंडीशन हमारी पूरी हो रही है, तो हमारे नंबर्स हमारे सामने हैं -4 एंड 3। ये थोड़ी प्रैक्टिस का खेल है स्टूडेंट्स, आपको प्रैक्टिस करनी है कि 12 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। इस तरह सोच लीजिएगा कि 12 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, कि इस तरह से लेने हैं कि दोनों की को सब्ट्रैक्ट करें, दोनों को एक तो रिजल्ट b के इक्वल भी आ जाए और दोनों की प्रोडक्ट -12 भी हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो दिस इम्प्लाइज 6x² माइनस, ये प्लस में लिख रहा हूँ और मैंने बताया था माइनस का बड़ा रखना है क्योंकि b नेगेटिव है, इसलिए तो -4 + 3 रख देंगे इसको, और -2 = 0। और दिस इम्प्लाइज 6x² माइनस 4x + 3x -2 = 0। एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया था कॉमन निकालना होता है। तो ये 6 है, ये 4 है, तो 2 तो कॉमन सब में, इन दोनों में है ही है 2, तो 2 कॉमन आ गया। x² यहाँ है, x यहाँ, तो x तो कॉमन आएगा ही आएगा। सो यहाँ से बचेगा 2 3 = 6, x -2 2 = 4, प्लस इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, देख सकते हैं, तो 1 बोल देंगे। और ये प्लस है तो +1। पिछले क्वेश्चन में हमने माइनस था ये वैल्यू, तो कुछ भी कॉमन नहीं था तो -1 लिया था बाहर। यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव +1 बाहर आएगा, तो +1, और यहाँ पे आ जाएगा 3x -2 = 0। अब आपका ये पार्ट जो है कॉमन आ रहा है जैसे पिछले में किया था, तो 3x -2 एज इट इज आ जाएगा। पहला फैक्टर कॉमन निकाल लिया। अगर ये कॉमन निकाल लेते हैं तो देखिएगा अंदर क्या बचेगा, ये तो कॉमन निकल लिया, ये तो क्या आ गया 2x, और प्लस यहाँ से 1 बच गया क्योंकि ये भी कॉमन निकल चुका है। ये वाला कॉमन निकल दिया था, यहाँ से 2x बच जाएगा, प्लस एज इट इज ये कॉमन निकल चुका तो ये 1 बच जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। सो 3x -2 = 0 एंड और 2x + 1 = 0। सो 3x +2 हो जाएगा उधर जाके, तो x हो जाएगा 2/3, और यहाँ से 2x -1 हो जाएगा और x -1/2। तो आप देख सकते हैं ये आपके सॉल्यूशन है, x 2/3 और x -1/2। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3x² -2 √6x + 2 = 0। इसको भी फैक्टराइजेशन मेथड से ही सोल्व करना है। तो सबसे पहले वही काम, a = 3 लिख लेते हैं, b -2 √6 है और c 2 है। अब आप देख सकते हैं c पॉजिटिव है, दैट मीन्स वी हैव टू ऐड। आपको दो नंबर को ऐड करना है, वो साइन दोनों का सेम होना चाहिए, मतलब कहने का। तो हम क्या करते हैं, हमें b के यानी कि -2 √6 के दो फैक्टर बनाने हैं यहाँ पे और यहाँ पे लिखूंगा। दोनों की प्रोडक्ट जो है वो a × c के इक्वल भी आए, और a × c क्या होगा, 3 2 = 6, दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 6 आएगा। सो ऐसे दो नंबर के फैक्टर इसके बनाने हैं जिनको ऐड करने, जो ऐड करे तो ये वैल्यू आए -2 √6, और रिजल्ट जो प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या होना चाहिए, 3 2 = 6 होना चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, दो फैक्टर बनाने हैं सोच समझ के, और आप समझदार हैं। b यहाँ पे नेगेटिव है तो सोचिए जरा, नेगेटिव रिजल्ट कब आता है, जब हम ऐड करते हैं। तो जब हम किसी दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, और नेगेटिव रिजल्ट कब आएगा, जब दोनों नेगेटिव नंबर होंगे। तो यानी कि दोनों नंबर कैसे चाहिए, नेगेटिव चाहिए। सो सोचिए -2 √6 कब आ सकता है, जिनको हम अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 6 आए। तो रिजल्ट इज क्या क्या ऑप्शन है, -√6 और -√6। -√6 × -√6 करेंगे, प्रोडक्ट जब करोगे तो आएगा माइनस प्लस √36, दैट इज 6 आ जाएगा पॉजिटिव, वो भी प्रोडक्ट भी सेटिस्फाई हो गया। अब इन दोनों को आप ऐड करते हैं, -√6 तो रिजल्ट विल बी -2 √6, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू b। तो b की वैल्यू के इक्वल भी आ रहा है, दोनों की प्रोडक्ट ac भी आ रही है, दैट मीन्स हमारा आंसर आ चुका है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली फिर वही से करता हूँ मैं, 3x² प्लस एच डी रखना है। मैं यहाँ पे माइनस हो तो मैं हमेशा, आपने देखा होगा तीनों क्वेश्चन में मैंने प्लस ही रखा है, वो अपने आप आ जाएगा, मैनेज कर लेगा। तो आप हमेशा पॉजिटिव लगाएं। तो फैक्टर जो आए हैं वो है -√6 और -√6। -√6 दोनों नेगेटिव हैं, तो ये आप सॉल्व करके देखेंगे। -√6 आएगा -2 √6, देखिएगा ये ही आएगा सेम। तो उसके हमने फैक्टर ऐसे बनाए हैं, दैट इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा 3x² -√6x -√6x + 2 = 0। अब थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है, आप थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। यहाँ से मैंने कहा था कॉमन निकालने के लिए, अब कॉमन कैसे आपको नज़र नहीं आएगा, देखिएगा ध्यान से। x² है, ये x है तो x तो आएगा ही आएगा कॉमन। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे √6 है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, √6 जो है उसके अंदर क्या क्या है, 3 × 2 है। छोटी बात है, जो जानते छोटे बच्चों वाली बातें हैं। 3 × 2 6 होता है, तो आप समझ सकते हैं √6 होता है √3 × √2।
तो √3 इसमें होगा, √6 पे √3 होगा, और 3 है जो उसको मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 दैट इज 3। जैसे यहाँ पे √6 इंटू √6 6 बन जाता है, माइनस माइनस प्लस हो गया वो अलग बात है, बट यहाँ पे रूट और रूट की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, सिंपल डायरेक्ट सब्जेक्ट हो तो यही पे यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो ये यहाँ पे रूट तो इसमें है ही है, इसमें भी जैसे ये √3 देख सकते हो, और जो √6 है उसमें भी √3 है, तो √3 कॉमन आ जाएगा। तो √3 कॉमन आ गया, तो आपने 3 के अंदर से एक √3 निकाल दिया, तो एक √3 अभी भी बचा हुआ है, एक x बचा हुआ है, माइनस अब देखिए माइनस √6 था, √6 में से हमने √3 निकाल लिया तो √2 बचा हुआ है अभी भी, और x का कॉमन निकाल चुके माइनस। अब फिर वही बात आती है, यहाँ पे फिर से वही लॉजिक है, ये √6 है तो √6 में √3 और √2 है, और ये 2 है, 2 के अंदर फिर से वही बात है, √2 इंटू √2 करेंगे तो 2 होता है, समझ गए होंगे। तो इसके अंदर √2 है और इसके अंदर भी √2 था √6 वाले में भी, तो यानी कि यहाँ से कॉमन क्या आएगा माइनस √2, क्योंकि ये माइनस है तो ये माइनस ही कॉमन लेंगे, पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव कॉमन लेते। ये कॉमन आ चुका है, ये बचेगा √3, क्योंकि √2 कॉमन निकाल तो √3 बचा हुआ है इस केस में, x साथ में है प्लस, और ये बाहर माइनस था तो इसलिए ये भी माइनस का ही हो जाएगा। तो 2 था, 2 के 2 फैक्टर थे √2, ये बाहर निकाल दिया तो एक √2 बचा हुआ है इज इक्वल टू 0। सो दिस इज √3x माइनस √2। ये क्या था, ये हमने ये जो कॉमन निकाल लिया ब्रैकेट वाला, तो ये कॉमन निकालने के बाद देखिए यहाँ से बचता है √3x, यहाँ से बचता है, ये कॉमन निकल चुका है, छोड़ देंगे इसको, फिर बीच में आ गया माइनस, और फिर आएगा √2, फिर ये कॉमन निकल चुका, छोड़ देंगे इसको, इज इक्वल टू 0। सो लिखेंगे आइदर √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, सो √3x इज इक्वल टू √2 और x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3, और यहाँ से करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा, √3 माइनस √2 हो जाएगा, तो √3x इज इक्वल टू √2 और x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3। सो ये आंसर आपके आ चुके हैं, √2/√3, √2/√3। स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं जिसमें हमें 2 नंबर्स को हमने एडिशन वाला केस भी कर लिया, 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करने वाला भी केस भी कर लिया उनमें से। तो हम ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, तो आप कर भी पाएंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 4.2 पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं सारे इस जैसे ही हैं, फैक्टराइजेशन से ही करना है इनको। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन, वो आपका क्वेश्चन जैसे उसमें थ्योरेटिकल पार्ट था वैसे ही है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल नंबर 1। तो पीछे आप पेज देखेंगे तो पिछले पेज पे आपको एग्जांपल नंबर 1 मिलेगा, स्टार्टिंग के एक फर्स्ट सेकंड पेज पे इस चैप्टर के। तो आप वहाँ से आपको उसको देखनी है वैल्यू और उसका सोल्यूशन करना है। अब मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं आपको 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ। फाइंड 2 numbers whose sum is 27 and product is 182। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको पूरा कंप्लीट सॉल्व नहीं करूँगा, मैं आपको सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा, फिर आपको उसको सॉल्व खुद से ही करना है, फैक्टराइजेशन मत करके फैक्टर बना के करना है। तो आपको बोला गया है 2 numbers हैं, उनका सम है आपका 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182। तो देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो इसमें वेरिएबल सिर्फ एक ही है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है। x ले लीजिए या y लीजिए या t लीजिए या s लीजिए, होना जरूर चाहिए एक वेरिएबल। रट्टा मत लगाना इस बात का कि x ही मिलेगा, कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल होना चाहिए बस वो उसी फॉर्मेट में जो होती है x की फॉर्मेट। तो यहाँ पे 2 नंबर्स आपको गिवन है, बहुत सम इज 27। तो ये मत सोचिएगा x और y ले लेंगे, है ना, फ्लो बना हुआ है थर्ड चैप्टर का। तो 2 नंबर्स जिनका सम 27 है तो आप ले लेंगे x और y, तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन आप ले सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा फिर। जैसे लेट फर्स्ट नंबर इज x, ठीक है। देन सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा, बताइए जरा, 27 टोटल सम होना चाहिए उनका। सपोज आपके पास एक 30 के 2 फैक्टर बनाने हैं, आपको 30 के 2 पार्ट बनाने हैं, जिनमें से एक पार्ट आपको अगर पता है मान लीजिए, तो दूसरा पार्ट कैसे निकलेगा, उस टोटल में से 30 में से उसको फर्स्ट पार्ट को माइनस करने से निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए 30 टोटल का है सम उसका, और आपका एक पार्ट 10 है, तो आपसे कह दिए दूसरा पार्ट बताओ क्या होगा, है ना, तो आप कहेंगे 20, ठीक है। तो वही करना है यहाँ पे। तो टोटल सम 27 है, तो सेकेंड पार्ट क्या होगा, 27 माइनस एक्स, बचा हुआ पार्ट 27 माइनस एक्स होगा, एंड देयर प्रोडक्ट इज 182। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है आपको, इज इक्वल टू 182। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 27x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 182। तो मैं इसको उधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0।
अब इसके फैक्टर आपको बनाने हैं, फैक्टर बना के इसको सोल्व करना है। सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को फिर मैं सोल्यूशन करवा ही देता हूँ इसका भी। तो इसको देखते हैं कैसे करना है। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वेयर माइनस, अब इसके 27 है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 182 कैसा है, पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है, तो यानी कि दोनों दो नंबर्स को ऐड करने से नंबर आएगा। और यहाँ पे नंबर क्या है 27, वो भी माइनस वाला। तो माइनस में जब 27 और ऐड करने से -27 आना चाहिए। दैट मीन्स उन दोनों को दोनों को ऐड करने से -27 तब आएगा जब दोनों ही नेगेटिव होंगे। तो ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको ऐड करने से -27 आ जाए और दोनों की प्रोडक्ट जो है वो a इंटू सी आ जाए। a यहाँ पे 1 है और c है आपका 182, तो दोनों की प्रोडक्ट 182 ही आएगा। सो दोनों की प्रोडक्ट 182 आनी चाहिए दोनों की प्रोडक्ट करने से, और दोनों का जो एडिशन है वो -27 भी आएगा। तो आप देख सकते हैं -14 और -13, -14 और -13 की जो प्रोडक्ट आएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 14 और 13 की जो प्रोडक्ट आएगी ये हो जाएगा 13 वर 52, ठीक है, और 13 हो जाएगा 13 और 5 118, तो 182। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं माइनस प्लस, यहाँ पे रहेगा, मैंने हर क्वेश्चन में बताया आपको, -14 -13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। सो इसके फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्वेयर -14x -13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज x -14 -13 इंटू x -14। एक बार जब आप भी प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की तो आपका भी फ्लो ऐसे ही बन जाएगा। तो अपने आप से आपका हाथ चलेगा कि कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था ये पार्ट और ये पार्ट सेम आना चाहिए। तो ये हो जाएगा x -14, जो पार्ट कॉमन है वो निकाल लीजिएगा। अब यहाँ से बचा है x, ये कॉमन निकल चुका, छोड़ देंगे इसको, माइनस एज इट इज़, फिर आया 13 में लिख दिया, ये कॉमन आ चुका, छोड़ देंगे, इज इक्वल टू 0। सो लिखेंगे आइदर x -14 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 14, और x -13 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 13। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आपके सामने आ चुका है x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 13। सो आंसर इज, या तो आप x को कुछ भी ले लीजिए, दूसरा अपने आप ही आ जाएगा। देखिए अगर मैं लेता हूँ लेट फर्स्ट नंबर इज 14, x की वैल्यू 14 लेता हूँ, तो नेक्स्ट सेकंड नंबर हो जाएगा 27 -14 यानी कि 13। आंसर आ चुका है। तो आपके दो नंबर्स फाइंड करने थे, तो रिजल्ट इज 14 एंड 13। सिमिलरली अगर आप 13 लेते हैं x की जगह पे, यहाँ पे 13 लेते हैं, तो ये 14 ऑटोमेटिकली आ जाता। तो बात एक ही है, दोनों में से कोई भी एक लिख दीजिए, आंसर दोनों अपने आप ही आ जाएंगे। तो दो नंबर आपको बताने थे 14 और 13 है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का मैंने जो पोर्शन करवाया है वो आपको समझ में आया होगा, और इसी के साथ मैं यहाँ पे अपने आज की वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ आपने मेरे चैनल भी सब्सक्राइब कर रखा होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बच्चों तक भी पहुँचाइएगा ज़रूर। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।